हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आपके सामने हाजिर हो गई हूँ आज एक नया वीडियो लेकर। अपना जो सीरीज चल रही थी राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एनालिसिस, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्तव्य पथ के मार्केट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो अपना कर्तव्य पथ है, इंडिया गेट के पास अपना जो संसद भवन है, राजपथ है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने, जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा पॉकेट मैप का अनावरण किया गया था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं क्यों किया गया था पॉकेट मैप का अनावरण, ताकि जो पर्यटक होते हैं उनके लिए मदद की जा सके। इसी के आधार पर दोस्तों, पॉकेट मैप में इंडिया गेट परिसर के आसपास के ऐतिहासिक संस्थानों तथा राज्य के घरों के बारे में जानकारी शामिल है। राजपथ प्रतिष्ठित इंडिया गेट को रायलसीना हिल से जोड़ने वाले औपचारिक मुख्य मार्ग का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। ठीक है, अभी मतलब साल एक बार पहले इसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ किया गया था अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। दोस्तों, पॉकेट मैप है वो रास्ते के साथ क्षेत्र में इमारत के बारे में भी सटीक जानकारी देगा। अर्थात एक लोकेशन बताने वाला सिस्टम है। ठीक है, तो कभी इंडिया गेट जाओ तो इसको जरूर यूज करना आपके लिए मददगार होगा। बात कर लेते हैं अपन इंडिया गेट के बारे में भी। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर भी अपन को पता भी होना चाहिए इंडिया गेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नई दिल्ली में स्थित है और 43 मीटर की इसकी विशाल ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पहले कहा जाता था किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। इसको डिजाइन किया गया था एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, किसने? एडवर्ड लुटियंस ने इसको डिजाइन किया था। दोस्तों, यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। किससे? आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे बनाया गया था 1931 में, जब अपने ऊपर अंग्रेजों का शासन था, जब ब्रिटिश शासन भारत पे राज कर रहा था, उसी दौरान इसे बनाया गया था 1931 में। इसके डिजाइनर का नाम ध्यान रखना, यह एडवर्ड लुटियंस थे। ठीक है, और ये पेरिस की जो एक आर्किटेक्चर संस्था, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। दोस्तों, मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेजों शासकों द्वारा 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। कितने सैनिक थे? 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में। और ये वे सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, और ब्रिटिश सेना में शामिल होते हुए उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और जो अफगान युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक शहीद हो गए थे, उन्हीं की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों तथा अधिकारियों सहित यहाँ पर 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर लिखे हुए दिख जाएंगे आपको। दोस्तों, लाल पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक बहुत ही सुंदर है। कैसे पत्थरों से बना है? लाल और पीले जो बलुआ पत्थर हैं, उनसे यह स्मारक बनाया गया। दोस्तों, जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ जो कोरोनेशन पार्क है वहां पर स्थापित कर दिया गया। कहाँ? कोरोनेशन पार्क में। जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में अभी एकमात्र छतरी है। दोस्तों, इंडिया गेट के नीचे एक अमर जवान ज्योति जली हुई है। इसके बारे में क्या है कि जो अमर सैनिक होते हैं, उनकी स्मृति में यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलाई गई है, और यहाँ पर एक राइफल लगी हुई है, उसके ऊपर एक सैनिक की टोपी को सजाया गया। दोस्तों, हर साल अमर जवान ज्योति पर अपने जो प्राइम मिनिस्टर है तथा जो अपनी जो सेना है, 3 सेना है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, जो नेवी है, उनके जो सेनाध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, अर्थात श्रद्धांजलि प्रतिवर्ष दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन? यह हाल ही में अपने
मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य और कोयला तथा खान मंत्री है प्रहलाद जोशी ने 29 मई को मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और अपना जो खान मंत्रालय है के संयुक्त रूप से ये दोनों मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। दोस्तों यह सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है जो कि प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार करेगा तथा खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्त बनाने में मदद करेगा। इस सम्मेलन में खनिज अन्वेषण क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों, वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों के साथ बातचीत पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे उद्योगों और जो वित्तीय संस्थान है साथ में जो बैंक है उनसे तालमेल स्थापित किया जाएगा। इससे अन्वेषण, आभासी वास्तविकता, स्वचालन, ड्रोन प्रौद्योगिकी, परामर्श आदि के क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों तथा युवाओं पेशेवरों को भी लाभ होगा। दोस्तों समिट में 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योगों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो जापान है जिसके रिलेशन भारत से बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के साथ ऑटोमोबाइल प्लांट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा 32वां शिखर सम्मेलन किया गया अरब लीग में? ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हाल ही में अरब लीग का कौन सा शिखरवां सम्मेलन हुआ और कहाँ हुआ। तो अभी 32वां शिखर सम्मेलन हुआ है जेहाद में। ठीक है, अपन चर्चा कर लेते हैं अरब लीग के बारे में भी। तो दोस्तों अरब लीग है जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। कौन सा संगठन है ये? एक अंतर सरकारी संगठन है जो मध्य पूर्व और जो उत्तरी अफ्रीका के जो अरेबियन कंट्रीज है उनका समूह है ये। इसे वर्ष 1944 में एलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को बनाने के बाद 22 मार्च 1945 में काहिरा मिस्र में गठित किया गया था। कौन से प्रोटोकॉल के बाद में? एलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के बाद में जो हुआ था 1944 में। इसके एक साल बाद में इसका गठन किया गया था मिस्र में, मिस्र की राजधानी काहिरा में। काहिरा में अभी अपनी नरेंद्र मोदी गए हुए हैं वहीं पे। दोस्तों इस संगठन के टोटल 22 सदस्य हैं। ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है अरब लीग में कितने देश शामिल हैं? 22 सदस्य हैं। ये यहाँ पे नाम दे रखे हैं, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, फिर भी एक दो बार नजरों से निकाल लेना चाहिए। तो इसमें जो 22 अरब देश हैं उनमें है अल्जीरिया, बहरीन, कोरोमस, जिबूती, मिस्र, इराक, कुवैत, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मार्टोनिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया तथा सोमालिया, साथ में सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ यमन भी इस संगठन में शामिल है। ये पूरी अरेबियन कंट्रीज हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना। इसके साथ ही उनके बीच जो तीसरे पक्ष के जो विवाद होते हैं उनके बीच में मध्यस्थता स्थापित करना है। दोस्तों 13 अप्रैल 1950 को संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को सैन्य रक्षा उपायों के समन्वय के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। ये मैप दे रखा है अरब लीग का, आप देख सकते हैं। ये अपना अल्जीरिया है, ये मोरक्को है, मोरक्को और ये अपना इजिप्ट हो गया, यहीं पे है। इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी काहिरा में, यहीं पे हुई थी। ये सूडान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये नीचे आपको ये यमन दिख जाएगा, ये ओमान है और ये इधर बहरीन है। तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि इनमें कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री है या कौन सी मेडिटेरियन सी से टच करती है। तो इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट है।
ये देखो, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन अपना भूमध्य सागर है, उसको टच कर रही है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इधर अपना सोमालिया आ जाता है, ये अपना जो अरेबियन सी है उसको टच करती है। ओमान है, यमन है, ये भी यहाँ पे टच करते हैं। और ये सऊदी अरेबिया है, ये इसके मुख्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, इस संगठन को लेकर विभिन्न चिंताएं भी हैं। क्या है कि अरब लीग उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थता के चलते आलोचना की जाती है जिन्हें संभालने के लिए इसका गठन किया गया था। दोस्तों, इस संस्था तथा इसके उद्देश्यों का वाक्य है एक अरब राष्ट्र और एक शाश्वत मिशन के साथ, जिसे अब तक अप्रचलित माना जा रहा है। और इसकी अप्रचलित माने जाने के कारण इसकी जो प्रासंगिकता है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थगित तथा रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके निर्णयों को लागू करने तथा अपने सदस्यों के बीच संघर्षों का समाधान करने में प्रभावशीलता की कमी के चलते लीग की आलोचना की जाती है। इस पर एकजुटता भंग करने, खराब प्रशासन तथा अरब लोगों द्वारा एक निरंकुश शासक का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर के कपडोद गांव में किस लोक संत का जन्म हुआ था? कौन सा गांव है ये? कापडोद गांव है ये। कापडोद गांव है नागौर का, वहां पर किस लोक संत का जन्म हुआ था? तो दोस्तों, अपना जो संत हरिदास थे उन्हीं का जन्म नागौर के कापडोद गांव में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे ये जो संत दे रखे हैं इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संत हरिदास के बारे में। तो दोस्तों, संत हरिदास का जन्म है 1452 ईस्वी में कापडोद गांव, जो कि कहाँ है? डीडवाना नागौर में स्थित है, वहीं पे हुआ था। दोस्तों, ये जो हरिदास है वो संत बनने से पहले एक डाकू थे अच्छे खासे। इन्होंने जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? ध्यान रखना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास जी। इस संप्रदाय ने परमात्मा को अलख निरंजन तथा हरि निरंजन कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, अलख निरंजन कहा है और हरि निरंजन। ये दोस्तों जो अपने दादू जी थे उनके शिष्य थे और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। अतः जैसे कबीर है, दादू दयाल जी है, वो निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करते थे, वैसे ही संत हरिदास भी निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करते थे। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। जब ये डाकू से संत बन गए तो इनको हरिदास के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इनको राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनके उपदेश है वो मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। अर्थात इनकी जो दो पुस्तकें हैं कौन कौन सी है? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। इनकी मृत्यु हुई थी गाढ़ा नागौर में। दोस्तों, ये बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच और जो हिंदू मुस्लिम में जो भेदभाव होता था उसका विरोध करते थे। ठीक है, एक बार इसके वापस रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में कापडोद डीडवाना नागौर में, और ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जिसे अलख निरंजन या हरि निरंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दादू जी के शिष्य थे और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इनका बचपन का नाम, शुरू का जो मूल नाम है वो हरि सिंह सांखला था और ये राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी गाढ़ा नागौर में और इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी। अगले संत है संत नवलदास, जो कि जोधपुर में जन्मे थे और इनके ग्रंथ का नाम है ग्रंथ नल श्रवण अनुभव वाणी। ठीक है, और संत लालगिरी का जन्म हुआ था बीकानेर में, वहीं पर इनकी पीठ स्थापित है बीकानेर में। ये अलखिया संप्रदाय के संस्थापक थे। ये ध्यान रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय के संस्थापक थे और इनके ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। क्या नाम है? अलख स्तुति प्रकाश।
लास्ट अपने संत है संत हरिराम दास जी। दोस्तों संत हरिराम दास जी का जन्म 1719 ईस्वी में सिंहथल में हुआ था। सिंहथल अपने बीकानेर में लोकेटेड है। दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है अर्थात जिनकी मृत्यु हुई थी वो 1778 ईस्वी में हुई थी सिंहथल में। जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी, वहीं पर इनकी समाधि बना दी गई है बीकानेर में। इनके पिताजी का नाम था भागचंद जोशी और माता का नाम था रामी। दोस्तों 1743 ईस्वी में जयमल दास जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। अर्थात इनके गुरु कौन थे? जयमल दास जी इनके गुरु थे। इन्होंने राम स्नेह शाखा की जो सिंहथल शाखा है वो उनका प्रवर्तक माना जाता है। अर्थात राम स्नेह शाखा की अलग अलग शाखाएं स्थापित की गई थी। जो संप्रदाय था राम स्नेह उसके अलग अलग शाखाएं स्थापित की गई थी। उसमें जो सिंहथल शाखा है उसके प्रवर्तक थे संत हरिराम दास। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1719 में सिंहथल में और इनके गुरु जी का नाम था जैसलमेर दास जी। और ये जो राम स्नेह संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।